गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जिसके ऊपर पहले ही 2 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि वाई जो पहला जो पार्ट पढ़ा था, या हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स में पढ़ा था, हमने पढ़ा था हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स इन द हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट हुई या फिर कितनी इंपॉर्टेंस रखती है डेट हिस्ट्री में। जैसे कि मैंने आपको इसमें एग्जांपल्स भी दिए थे कि टेलीफोन का इन्वेंशन कब हुआ था, ये हमें नहीं पता, बट still it is one of the most remarkable invention in the history of human mankind। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें ये एक और एग्जांपल हमने ये वाला लिया था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए, एग्जैक्टली हमें ये डेट पता नहीं है, बट देन ऑल्सो लेकिन हमें ये पता है कि हमें उनसे इंडिपेंडेंस मिली ऑन 15th of August 1947। ओके, फिर बाद में हमने उसके बाद हमने एक और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि हिस्टोरिकल डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि वो हमें उस पर्टिकुलर एरा में लेके जाती है कि ये इवेंट उस समय हुआ था, वरना पता ही नहीं लग पाता है कि जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि हमें यही पता है कि ब्रिटिशर्स एग्जैक्टली किस डेट पर आए, है ना। ये नहीं पता हमें टेलीफोन पहली बार यूज कहाँ किया गया या कहाँ कैसे इसका कमर्शलाइजेशन हुआ, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। ओके, तो इसीलिए डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, और जब आप किसी इंडिविजुअल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तब वो सारे डेट्स, वो सारे इवेंट्स कब हुए थे और क्या कारण था, ये सब स्टडी करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। मेन जो इसमें चीज़ रहती है, मेन जो बात आपको इसमें याद रखनी है कि जब कोई इवेंट के बारे में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हमें डेट्स भी हमें नोटिस करनी रहती है, पढ़नी पड़ती है कि ये इवेंट वाकई इतने साल पुराना है या नहीं है। इसके साथ साथ हमने पीरियडाइजेशन पढ़ा था कि कैसे पीरियडाइज की गई है हमारी हिस्ट्री को। तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है पीरियडाइजेशन होता क्या है। जब हम किसी इवेंट को एक पर्टिकुलर टाइम इवेंट के बीच में रखते हैं तो उसमें हम उस पीरियड के हिसाब से उसको पढ़ते हैं। सपोज करो जितने भी इवेंट्स ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर में हुए, हमने उसको एक पर्टिकुलर पीरियड का नाम दे दिया विच इज नोन एज मुगल पीरियड। तो जितने भी सारे इवेंट्स होंगे तो वो सारे इवेंट्स मुगल पीरियड में आएंगे। ये उसके बाद के सारे इवेंट्स कहाँ आएंगे, जब ब्रिटिशर्स ने हमें रूल करना गया तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में आ गया। ओके, तो ऐसे हम डिफरेंट पीरियड्स में उसको बांट देते हैं हिस्ट्री को, ताकि हम इजीली पढ़ भी पाए और उस टाइम और जो इवेंट्स के टाइम को भी हम अलग क्लासिफाई कर सके। उसके बाद हमने पढ़ा कि जेम्स मिल ने कैसे पीरियडाइज करी इंडियन हिस्ट्री, कैसे करी उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, द हिंदू, मुस्लिम एंड द ब्रिटिशर्स हिस्ट्री। तो उसमें हिंदू मुस्लिम हिस्ट्री थी, तो उसमें ये बताया गया कि इंडिया की इकोनॉमिकल जो थी हालत खराब थी, यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, साथ ही साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता था, और एक तरीके से ये कहा गया था कि जब बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इंडिया में काफी अंधकार था, मतलब एक तरीके से बोला कि बहुत अंधकार था। ब्रिटिशर्स ने आके इन कस्टम्स, रिलीजियस जो अंधविश्वास उसको हटाया और इंडिया को एक मतलब इकोनॉमिकली उसको ठीक करने की कोशिश की। ओके, फिर बाद में हमने एक और केस पढ़ा था कि इंडियन हिस्ट्री को अगर पीरियडाइज बहुत से अदर हिस्टोरियंस भी करते हैं, तो वो किस बेसिस पे करते हैं, द एंशिएंट हिस्ट्री, द मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में ये कैटेगराइज किया गया था कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री थी इकोनॉमिकली। ओके, साथ ही साथ हाँ हमने ये भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी थी, पर लेकिन ये जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते थे, उस समय की बात है जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे। तो क्या वाकई हमारी हालत इतनी अच्छी थी? नहीं थी। हम उस समय ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर में थे, तो कैसे वहाँ पे हमें डेमोक्रेसी मिलती है, इक्वालिटी मिलती। ओके, फिर मेडिवल हिस्ट्री में ये कहा गया कि उस समय रिलीजियस बिलीफ बहुत ज्यादा होते थे, सुपरस्टिशियस चीजें बहुत होती थी, जिस वजह से लोग अंधविश्वास की तरफ जाते थे, अंधविश्वास ज्यादा था उस समय इंडिया में। तो उस पर्टिकुलर जो मेडिवल पीरियड है उसको एक तरीके से गलत है, क्योंकि उस समय हमारे इंडिया में काफी एडवांस लेवल में एडवांस
टेक्नोलॉजीज, साइंटिस्ट, रिसर्च, एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियन, ये सारे मौजूद थे। उसमें से मैंने एक एग्जांपल दिया था आर्यभट्ट का, जिन्होंने सन से ले अर्थ से सन तक की डिस्टेंस कैलकुलेट की थी। ओके, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि ये जस्टिफाई करते हैं कि जो हिस्टोरियंस ने पहले जो हमारी हिस्ट्री को क्लासिफाई करा वो कहीं ना कहीं किसी हद तक सही नहीं है। ओके, आज जो हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल इंडिया। जब ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे हम, तो कौन कौन से सोर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि क्या ये वाकई ये रिकॉर्ड्स उनके सही हैं, या जो उन्होंने हिस्ट्री लिखी है क्या वो वाकई को सही है या गलत है। तो उसी में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स यानी कि ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि गवर्नमेंट अपने वर्क करने के लिए यूज करती है ना, उनको जो वेरियस काम्स होते हैं, इन सर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो कि गवर्नमेंट रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। ओके, the official record of the British administration serves as important source of information about the colonial period. During their administration, the British record and wrote down every official instruction, plan, policy, decision, agreement and investigation. अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस समय की हिस्ट्री जानने के लिए, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने जितने भी सारे इनके प्लान्स होते थे, पॉलिटिकल, ओके, इन्वेस्टिगेशन होती थी, एग्रीमेंट होते थे, जितनी पॉलिसी साइन होती थी, सारा का रिकॉर्ड उन्होंने एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड करके रख रखा था। This helped them to study and discuss various issues and policy at a later stage. अब वो फायदा उनको कैसे मिलता था, ताकि वो स्टडी कर सके कि कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, एनालाइज करने के लिए वो रिकॉर्ड्स बनाते थे। Documenting official records enabled them to administrate their territories in a better way. And obviously बात अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो ब्रिटिशर्स को उससे क्या फायदा मिलता था, वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी टेरिटरीज पर रूल कर पाते थे। They made memos, notes and report of their official work. और जितने भी इनके ऑफिशियल वर्क थे उनके नोट्स बनाना, उनकी फाइल्स बना के अलग रखना, ये सारे काम वो लोग बहुत अच्छे से करते थे। The British also believed in keeping all their official documents safe. Therefore, they set up record rooms in all administrative institutions where important documents and letters were carefully preserved. और ब्रिटिशर्स ने इस बात को बहुत ज़्यादा काफ़ी ध्यान रखा कि जो ये रिकॉर्ड्स जो हम लिख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रूम बनाया जाए जहाँ इन रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे से रख सके। इनमें कौन कौन सी चीज़ जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं या इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से केयरफुली प्रिजर्व कर सके। द ऑफिसेस ऑफ द विलेज तहसीलदार, the collectorate, the commissioner office, the provincial secretariats and the law courts all had record room. उनके यहाँ के इस टाइप के ऑफिस थे, जो तहसीलदार का ऑफिस था, विलेज में तहसीलदार का ऑफिस था, कलेक्टर ऑफिस था, कमिश्नर का ऑफिस था, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, इन सारे ऑफिस में एक एक रिकॉर्ड रूम जरूर रखते थे जहाँ पर ये लोग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट्स रखते थे। The British also set up specialized institutions such as archives and museums to preserve important records. ब्रिटिशर्स ने ऐसे स्पेशलाइज्ड मॉन्यूमेंट्स बनाए जहाँ पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स रख सके, है ना। आर्चिव्स में ऐसे रिकॉर्ड्स उन्होंने रखे। आर्चिव्स एक ऐसी जगह या एक ऐसा सेपरेट रिकॉर्ड रूम होता है जहाँ पे हिस्टोरिकल या फिर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखते हैं। From the beginning of the 19th century, all the official documents of the British were carefully copied out by the calligraphists. By the mid of 19th century, printing machine came were increasingly used to print multiple copies of this record. These records were then circulated for better understanding of the proceedings followed by the different government departments. बट मशीन्स आने से पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने हैंड से मतलब अपने हाथों से ही जो डॉक्यूमेंट्स है उसे कॉपीज करते थे। आज तो हमारे पास फोटोकॉपी की मशीन है तो हम बहुत जल्दी फोटोकॉपी करवा लेते हैं, बट पहले क्या होता था कि इनको हाथ से ही कॉपी करना रहता था। तब क्या उस समय क्या थे, कैलीग्राफिस्ट थे। कैलीग्राफिस्ट एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जिसके पास बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होती है और वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स के बाय द यूज ऑफ हैंड।
तो पहले वो हाथ से लिख के बनाते थे, बट लेकिन जैसे 19वीं सेंचुरी आई, प्रिंटिंग मशीन्स आने लगे, जिससे कि ये वर्क बहुत जल्दी होने लगा और प्रिंट जल्दी होने लगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी, कैलीग्राफिस्ट जब रिकॉर्ड लिखते थे तो हो सकता था उनसे कुछ गलती हो जाए रिकॉर्ड्स में, जिस वजह से काफी एरर आती थी। बट लेकिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग मशीन, ये काम बहुत इजीली होने लगा और जो एरर आती थी, मिस्टेक्स आती थी कॉपी करने में, वो घटती गई। ओके, और फिर इससे सिंस अगर आपको एक डॉक्यूमेंट कॉपी करना है या मैं आपको बोला आपकी पूरी बुक कॉपी करनी है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। हो सकता है आपको महीना 2 महीना लग जाए इस बुक को कॉपी करने में, बट वेयर एज प्रिंटिंग प्रेस में बहुत जल्दी कॉपी हो जाएगी। तो किसी पर्सन को अगर आप इस बुक की कॉपी चाहिए तो उसको अगर बाय हैंड आप उसको कॉपी करके दोगे तो बहुत समय लग जाएगा, बट एज प्रिंटिंग प्रेस पे आप उसको कॉपी तो बहुत जल्दी कॉपी हो जाएगा। तो वो ये जो जिस पर्सन की बुक चाहिए उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक वैसे जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग प्रेस से बहुत जल्दी कॉपी होने लग गए, तब जो ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स थे जिनको इन डॉक्यूमेंट्स से ज्यादा जरूरत थी, उनके पास इजीली सर्कुलेट हो पाए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पहला था हमने पढ़ लिया एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। सेकंड जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्वेज एंड सेंसस ऑपरेशन। सर्वे करना मींस घर घर जाके डोर टू डोर जाके सर्वे करना। ओके, इसके बारे में हम अभी और आगे जो नेक्स्ट है उसमें पढ़ेंगे द इंफॉर्मेशन दैट हैव कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट इज the Britishers believed that it was important to know a country well before it could be effectively administered. The notion led them to start the practice of conducting surveys in India. ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि अगर किसी कंट्री को रूल करना है तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सर्वे स्टार्ट किया। ओके, बाय द अर्लियर 19th century the Britishers conducted detailed surveys to map the entire country। और 19th century तक आज तक ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया का डिटेल्ड सर्वे किया एज पर द मैप। Britishers conducted detailed surveys to map the entire country. Revenue surveys were conducted in villages to understand their income generating capacity, topography, soil quality, flora, fauna, local histories and cropping patterns. This information was necessary to administer village in different regions as well. अब इसमें सबसे पहले वो सर्वे जो करते थे वो रिवेन्यू सर्वे करते थे। रिवेन्यू सर्वे ऐसा सर्वे जहां पर हम ये पता लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में, विलेज में, सिटी में, कहीं भी वहां पर अर्निंग सोर्स क्या है। ओके, फिर उसके बाद रिवेन्यू सर्वे के अलावा उन्होंने कौन कौन सर्वे किए, उन्होंने वहाँ की टोपोग्राफी का सर्वे किया कि वहाँ की जमीन कैसी है, प्लेन है कि हाई एल्टीट्यूड पे है कि लो एल्टीट्यूड पे है कि वहाँ पे वैलीज हैं, इन सब बारे में सर्वे किया। उसके बाद में वहाँ की सॉइल क्वालिटी के बारे में सर्वे किया कि कैसी है सॉइल, वहाँ की उपजाऊ है नहीं है, मिनरल्स है सॉइल्स में नहीं है। ओके, फ्लोरा एंड फौना वहाँ के फॉरेस्ट एज वेल एज वहाँ के एनिमल्स के बारे में सर्वे किया, और वहाँ की लोकल हिस्ट्री अगर है तो वो क्या है उसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी ताकि वो विलेजेस को बहुत अच्छी तरीके से रूल कर सके, एडमिनिस्ट्रेट कर सके। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century सेंसस ऑपरेशन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 10 years। अब 19th century के खत्म होने तक ब्रिटिशर्स ने हर 10 साल में सेंसस स्टार्ट कर दिया। सेंसस मतलब हर 10 साल में पॉपुलेशन को काउंट करना, तो ये हर 10 साल में इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। At time of census operation, detailed records of the total population of all the provinces of India were prepared and the information on the caste, religion and occupation was recorded। अब सेंसस में क्या होता है कि उसमें आप टोटल पॉपुलेशन आप फाइंड आउट करते हैं। ब्रिटिशर्स ने उस समय जो उनके प्रोविंशियल इंडिया में और जितने स्टेट्स हैं उन सब का सेंसस के मतलब वहाँ की सबकी पॉपुलेशन काउंट की, एज वेल एज उनकी क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है और क्या उनके अर्निंग सोर्स है, ये सब उन्होंने रिकॉर्ड किया। द ब्रिटिशर्स आल्सो कैरिड अदर सर्वेस सच एज बॉटनिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वेस, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस एंड द फॉरेस्ट सर्वे। इनके अलावा भी ऐसे सर्वेस होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर किए जाते हैं, वेयर जियोलॉजिकल सर्वे ऐसे सर्वे होते हैं जो कि एनिमल्स पर किए जाते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में भी सर्वे किया, एज वेल एज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऐसा सर्वे जहां पर हम पास्ट
के बारे में रिसर्च करते हैं, मतलब कि ऐसी प्लेसेस जहाँ पर ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ पर शायद अर्ली पीपल्स एग्जिस्ट करते हो, तो उनके बारे में या तो उन प्लेसेस को डिग करते हैं, खोदते हैं, वहाँ से जो भी पुरानी चीजें मिलते हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी किया था कि जो मॉन्यूमेंट्स थे वो कितने पुराने बने थे या फिर किसने बनवाए थे, ये सारे रिकॉर्ड्स ब्रिटिशर्स ने मेंटेन किए, रिकॉर्ड्स रखे। इसे में आपके इसमें एक फैक्ट है, डिड यू नो द सर्वे ऑफ इंडिया मैप्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनवरी 1858। द सर्वे ऑफ इंडिया मैप्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनवरी 1858। इसका मतलब ये होता है कि द सर्वे ऑफ इंडिया में फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को मार्क किया था कब, ऑन जनवरी 1858। ओके, नाउ जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ये तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात सुन ली बातें कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू सर्वे किया, सेंसस निकाले, कास्ट, रिलीजन, ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड ताकि ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेट कर सके प्रॉपर्ली। तो ऐसे कौन कौन से सोर्स हमें मिलते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उस समय इंडिया के पीपल की क्या कंडीशंस थी। ओके, पहले इंडिया के पीपल्स के जो कॉमन पीपल्स हैं उनकी क्या कंडीशंस थी, ऐसे ऐसे कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है। So Kavi has studied about the information that historians get from the official record of the British. However, the official record tells us only about the relation of British officials, their investment and the information they wanted to preserve for future generation. अभी जब हमने रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, सर्वेस के बारे में पढ़ा, तो वो सिर्फ केवल इसी पर्टिकुलर सर्वे थे जहाँ पर उनको जो उनके काम के लिए यूज हो सके। उन्होंने रिवेन्यू सर्वे किया, उन्होंने सॉइल सर्वे किया, तो उन्होंने फायदे के लिए करा ताकि वो फ्यूचर में जाकर उनको काम आ सके। ओके, these records do not inform us about the feelings of the residents of the British India and real motives behind their action. Therefore, historians need to depend upon other sources such as the diaries of the people, account of pilgrims and travelers, autobiography of important personalities like Mahatma Gandhi, and popular booklets sold in the local bazaar. उन रिकॉर्ड से हमें ये पता नहीं चलता है कि उस समय के जो कॉमन पीपल थे उनकी कैसी जिंदगी थी, क्या क्या फेस करना पड़ता था। इसीलिए हिस्टोरियंस को दूसरे सोर्सेज पर भी रिलाय करना पड़ता है। उसमें जैसे कि जो पिलग्रिम्स आते थे, जो पहले के पिलग्रिम जो दर्शन करने आते थे या फिर ऐसे ही घूमने आते थे एज ए टूरिस्ट, तो वो अपने साथ अपनी डायरीज पर कुछ लिखते थे इंडिया के बारे में, यहाँ के पीपल्स के बारे में। तो वो सारे सोर्सेस हमारे को काफी हेल्पफुल होते हैं। ऑटोबायोग्राफीज, जैसे कि कोई पर्सन अपनी खुद की बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखता है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो उसमें उसने कभी लिखा हो कि इंडिया के उस समय क्या कंडीशंस थी। उसी में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज की जो ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात होती है तो वो होती महात्मा गांधी जी की, उनसे हमें पता चलता है। और जो उस समय जो बाजार होते थे, जो लोकल वीकली मार्केट लगते थे या बाजार होते थे, उसमें जो लोकल बुक पब्लिश होती थी या लोकल न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, उनसे हम इंफॉर्मेशन मिल सकती है उस समय के जो पीपल, जो कॉमन पीपल्स हैं उनकी क्या कंडीशंस थी। ओके, many newspaper published by Indians such as Kesari and Amrita Bazar Patrika reported on different issues, problems and aspirations of India. The ideas and the feelings of Indian leaders, reformers, writers and scholars written in their articles, books, poems and novels give a deep insight into the lives of the common people of India. उस समय के फेमस न्यूज़पेपर थे वो थे केसरी एंड अमृता बाजार पत्रिका, जिसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज के बारे में, प्रॉब्लम जो फेस करते थे इंडियंस, उसके बारे में उसका जिक्र है। द आइडियाज एंड द फीलिंग्स ऑफ इंडियन लीडर्स, है ना, उसमें को और भी उसके साथ साथ हम उस समय के जो आइडियाज थे हमारे लीडर्स के, या वो क्या फील करते थे, इसके बारे में पता चलता है। और तो उसके बेसिस पे भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते थे, फ्रीडम फाइटर्स होते थे, राइटर जो कि अच्छा लिखते थे, राइटर्स भी थे, तो वो अपनी फीलिंग्स, अपने पोएम्स, अपनी बुक्स के थ्रू बताते हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है, बताते थे, उससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के कॉमन पीपल्स की लाइफ कैसी थी। However, all these resources produced by the educated minority do not reveal much about the lives and the experience of the tribal peasants and
illiterate worker. Finding reliable source of information about their life is difficult but not impossible. Their histories are usually hidden in their folklore and the rare account of some scholars and anthropologists who visited tribal lands and remote areas in the past to find out about the life, custom and practice. Sincere efforts are needed to explore the sources that can reveal the history of the people living in obscurity. Okay? अब however जो ये हमें रिसोर्सेस मिलते हैं, उससे जो बुक्स मिलती है, उससे जो समय का जो पढ़ा लिखा वर्ग था या फिर लिटरेट जो वर्ग था उसी के बारे में पता चलता, उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और उनसे जुड़े हुए जो कॉमन पीपल्स है वो जहाँ रहते थे, जैसे गांव में रहते थे, कुछ सिटीज में रहते थे, तो वहाँ कॉमन पीपल्स के बारे में पता चलता है। बट ऐसे पीपल जो कि जंगलों में रहते थे, एज ए ट्राइबल कम्युनिटी, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ऐसे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल जो कि डिफरेंट कस्टम्स के बारे में, इनके बारे में स्टडी करते हैं ना, जो डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे पीपल जगह जगह जाके इन जंगलों में जाके ट्राइबल कम्युनिटी से मिल के उनसे इंटरेक्ट करके उनके बारे में लिखते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि उस समय ट्राइबल कम्युनिटी के, उस समय की ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता चलता है। आज के लिए आज जो आपका चैप्टर है हिस्ट्री का 4th चैप्टर या यहीं पे खत्म हो रहा है। इसके नोट्स जो मिलेंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कि आपको क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक जो आपकी बुक में है, एंड ऑल्सो द एक्टिविटीज जो हमने इस चैप्टर में छोड़ दी है, उसके आंसर्स मैं आपको एज ए नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।